वेलकम गाइस। उम्मीद है लास्ट लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था लेफ़्ट शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट कि लेफ़्ट शिफ्टिंग होती क्या है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि टेस्टिंग जो उनसी है वो आप अर्लियर स्टेजेस पे कर लेंगे तो उसको लेफ़्ट शिफ्टिंग कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टेस्टिंग प्रिंसिपल। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि टेस्टिंग के 7 स्टेजेस क्या हैं या प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। टेस्टिंग प्रिंसिपल के 7 स्टेजेस हैं। जो उसमें सबसे पहले आता है वो आता है टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। जैसे नाम से पता लग रहा है कि अगर हम किसी चीज़ की टेस्टिंग कर रहे हैं ना तो वो इस बात को इंडिकेट करती है कि इसमें डिफेक्ट या इशू है। अब ये जो मैं आपको अभी डेफिनेशन करवा रहा हूँ ना, ये इसकी टिपिकल जो बुकिश है वो डेफिनेशन है। जो राइट साइड पे मैंने लिखी हुई है वो इसकी सिंगल लाइन डेफिनेशन है। आपने इसमें करना ये है कि मैं आपको बताऊंगा यही, लेकिन आपने ना इसके ये नाम याद करने हैं जो बोल्ट हैं। हर पॉइंट के ये नाम याद कर लेने, यानी कि ये 7 नाम आपको याद हों। ये आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्या है। लेकिन इंटरव्यू में आपने ये बताना है कि अगर वो पूछता है इंटरव्यूअर के आपसे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के जो प्रिंसिपल हैं वो है क्या, टेस्टिंग लाइफ साइकिल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं, तो आपने ये बताना है। और अगर आप ये साथ बता देंगे तो वो मोर देन इनफ है। जो इंटरव्यूअर होगा ना उसको समझ लग जाएगी कि इसको पता है, बानिस्बत ये कि आप उसकी बुकिश या एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएं। तो चलो शुरू करते हैं। टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स एज स्टेटेड इन द टेस्टिंग प्रिंसिपल। टेस्टिंग talks about the presence of defects and doesn't talk about the absence of test। यानी कि प्रिंसिपल ये कहता है कि वो डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि वो है, ना कि एब्सेंस के बारे में बात कर। जारी बात है अगर किसी चीज़ को आप टेस्ट कर रहे हैं वो इसी चीज़ की इंडिकेशन है ना कि उसमें डिफेक्ट्स हैं। इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वी लुक फॉर बग्स टू बी फिक्स्ड बिफोर वी डिप्लॉय सिस्टम टू लाइव इन्वायरमेंट। कि हम लाइव इन्वायरमेंट से पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर अपने पढ़े इन्वायरमेंट डेव क्यूए यूएटी। दिस गिव्स अस कॉन्फिडेंस दैट आवर सिस्टम विल वर्क करेक्टली व्हेन गोज लाइव टू यूजर। अब यूजर के पास जाएगा, कैसे जाएगा? वो आपका स्टेजिंग इन्वायरमेंट आ जाएगा और प्रोडक्शन या लाइव इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं वो आ जाएगा। डिस्पाइट दिस द टेस्टिंग प्रोसेस डज नॉट गारंटी दैट द सॉफ्टवेयर इज 100% बग फ्री। के कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सॉफ्टवेयर हमारा 100% बग फ्री है। अब आपने ये एक इसकी हेडिंग याद करनी है और ये अब आपको समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है इस प्रिंसिपल का। और आपने ये कह देना वी नेवर से डैट आर सिस्टम इज डिफेक्ट फ्री, कि हमारा जो सिस्टम है वो डिफेक्ट फ्री नहीं है। ये एक सिंगल लाइन इसकी डेफिनेशन है। जो अगला प्रिंसिपल आ जाता है वो है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग यूजुअली टेस्ट एंड वेरीफाइज ऑल फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन while using both valid and invalid inputs and preconditions. No matter how hard you try, testing everything is pretty much impossible. The inputs and outputs alone have an infinite number of combinations, so it is 100% not possible to test an application for every single angle. यानी कि कभी भी आप 100% अपनी टेस्टिंग नहीं कर सकते, यानी कि इम्पॉसिबल टू टेस्ट एवरीथिंग। पहली चीज आ गई कि आपकी एप्लीकेशन में डिफेक्ट है और वो डिफेक्ट फ्री नहीं है। वी नेवर से दैट आवर सिस्टम इज डिफेक्ट फ्री। दूसरा आ जाएगा कि इम्पॉसिबल है कि आप हर चीज उसमें टेस्ट कर लें। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब कि आप उसके हर फंक्शन को नहीं टेस्ट कर सकते। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बात की थी कि यूज़र नेम है 6 to 10 अल्फ़ान्यूमेरिक। अब मुझे आप ये बताएं 10 से लेके 6 से लेके 10 तक आप कितनी वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, कितने कम्बिनेशन बनेंगे? वो तो आपके मिलियंस में बन जाएंगे। तो क्या आप हर उसको टेस्ट करेंगे वैल्यू को? इम्पॉसिबल है। और 6 से नीचे आपका 5 से लेके 0, फिर 0 से नेगेटिव वैल्यू, तो वो तो इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये है, ये उस सेंस में लिख रहा है कि इम्पॉसिबल है कि आप 100% अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट कर लें। ठीक है। अब जो थर्ड इसका प्रिंसिपल है वो है अर्लियर टेस्टिंग। हमने अभी ऊपर पिछले लेक्चर में पढ़ा लेफ्ट शिफ्टिंग,
तो ये लेफ्ट शिफ्टिंग वाला ही कंसेप्ट है। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अर्लियर टेस्टिंग मीन्स इनकॉर्पोरेटिंग टेस्टिंग एज अर्लियर एज पॉसिबल इन द डेवलपमेंट फेज। इट प्लेस आर क्रिटिकल रोल इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि आप जितनी अर्लियर टेस्टिंग अपनी कर लेंगे उतनी ही आपकी कॉस्ट कम आती जाएगी, क्योंकि जब आप टेस्टिंग के दौरान आप सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे होंगे ना, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। जब टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा लग सकते हैं और ज़्यादा टीम्स को इन्वॉल्व भी करना पड़ सकता है। तो इस वजह से लेफ्ट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपने अर्लियर टेस्टिंग करनी है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिफेक्ट क्लस्टरिंग रेफर टू ए स्मॉल मॉड्यूल और फीचर दैट हैज द मोस्ट बग्स और operational issues. This is because defects are not evenly distributed within a system, but they are clustered. Pareto principle 80-20 rule states that 80% of issue originate from 20% of module, while the remaining 20% originate from the remaining 80% of module. Thus, we prioritize testing on 20% of module where we experience 80% of bugs. डिफेक्ट क्लस्टरिंग का मतलब ये बनता है कि हमने हमेशा जो स्मॉल मॉड्यूल्स को ना उसको अर्लियर टेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका स्मॉलेस्ट मॉड्यूल्स होंगे वो 20% होंगे, लेकिन आपका जो 80% आपके जो बग्स हैं वो उसी 20% में से निकल जाने हैं, ठीक है। और जो आपका 80% कोड है उसमें से आपके सिर्फ 20% जो उनसा डिफेक्ट निकलेगा। तो ये इसका मतलब है कि स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कंटेन मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स। ये आपने हाईलाइटेड हेडलाइन याद करनी है और आगे ये वन लाइन जो आंसर है वो याद कर लेना, बाकी आपको ये समझ आ गया होगा। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। In software testing, the pesticide paradox generally refer to the practice of repeating the exact same test cases over and over again. As time passes, these test cases will cease to find new bugs. Developers will create tests which are passing so they can forget about negative or edges cases. Pesticide paradox का मतलब ये बनता है कि आपने ना हमेशा सेम डाटे के साथ ना अपने उस फंक्शन को टेस्ट नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे यूजर नेम आपने अभी चेक किया है एडमिन 123456। कल को जब आप दोबारा कोई नया फीचर आता है तो आप जाहिर बात है लॉगिन पेज को भी टेस्ट करेंगे। तो क्या आप नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से इसी यूजर नेम के साथ टेस्ट करेंगे? नहीं, आपको जो टेस्ट का जो डाटा है ना, डाटा वो चेंज करते रहना चाहिए। जो वैल्यूज आप सेट करेंगे आपको उसकी लेंथ चेंज कर लेनी है, अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज चेंज कर लेनी, यानी कि सेम टेस्ट डाटे के साथ आपको हर दफा टेस्टिंग नहीं करनी ऑन सेम टेस्ट केसेस। टू डिटेक्ट मोर डिफेक्ट्स वी नीड चेंज द टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा हमने हमेशा अपना चेंज करते रहना फ्रिक्वेंटली। 6 नंबर पे आ जाता है टेस्टिंग is context dependent. Each type of software system is tested differently. According to this principle, testing depending on the context of the software developed. And this is entirely true. The reality is that every application has its own unique set of requirements, so we can't put test in a box. Of course, every application goes through a defined testing process. However, the testing approach may vary based on application type. अब सिंगल लाइन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Tests are defined, tests are done differently in a different context. अब इसका मतलब ये बनता है कि हर एप्लीकेशन को आप टेस्ट करेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। HR का मॉड्यूल है, उसके एक सेट ऑफ रूल्स होंगे, आपने उसकी को माइंड में रखते हुए उसकी टेस्टिंग करनी है। ई कॉमर्स है, उसमें आपका माइंड सेट भी ई कॉमर्स वाला होना चाहिए। अगर आप हिम्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो उसकी टेस्टिंग के लिए भी आपको माइंड सेट वैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ये है कि आपका क्यूए रिजाइन दे के चला गया, आपकी ई कॉमर्स की साइट थी, उसका आपका बिजनेस था कंपनी का, तो आपने जो क्यूए हायर कर लिया ना, उसने HMIS पे काम किया हुआ था, आप उसका चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस था, चाहे 15, आपने कहा जी हम बड़ा अच्छा रिसोर्स ले आए, लेकिन जब आप उससे ई कॉमर्स वाली टेस्टिंग करवाएंगे ना, उसको कर नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि उसकी जो टेस्टिंग का जो एक्सपीरियंस है ना, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, वो हिम्स पे है ना कि ई कॉमर्स पे है। तो ये उस सेंस में बात कर रहा है कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इसमें टेस्टिंग होती है, जिसका फायदा ये होता है कि आप उसी पर्सपेक्टिव से उसी माइंडसेट के साथ टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं, वो है एब्सेंस ऑफ एरर। द सॉफ्टवेयर विच वी बिल्ड नॉट ओनली
must be 99% bug free software, but also it must fulfill business as well as user requirements, otherwise it will become unusable software. Even bug free software may still be unusable if incorrect requirements are incorporated into the software or if the software fails to meet the business need. अब इसकी सिंगल लाइन डेफिनेशन देखते हैं, फोकस ऑन द बिजनेस नीड। अब इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ एरर, ये इम्पॉसिबल है कि अगर आप ये कहें कि हमारी प्रोडक्ट जो सी है ना वो 100% फ्री हो चुकी हुई है, तो ऐसा नहीं है, उसमें कोई ना कोई बग रह जाएगा। लेकिन अगर बग रह भी गया ना तो वो बग आपका बिजनेस नीड पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि हम बिजनेस नीड ऊपर पढ़ चुके हुए हैं या कोर फंक्शनलिटी हम पढ़ चुके हुए हैं कि बिजनेस रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट ये आपकी मीट करनी चाहिए और वो जो सी है वो 99% में होनी चाहिए। अगर आपका 1% सॉफ्टवेयर रह भी गया जिसमें बग है, वो जो बग है वो आपकी कोर या बिजनेस फंक्शनलिटी में नहीं होना चाहिए। इसमें एक ये भी कंसेप्ट आता है, ये आपने बहुत कम सुना होगा, 4 9s और 5 9s, यानी कि 99.9% और 99.999%। 4 9s, 5 9s, 6 9s भी होती चीजें। इतना भी आपका सॉफ्टवेयर एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी 0.0001% जो है उसमें चांस हो सकता है। लेकिन वो जो चांस है ना वो आपका बिजनेस लॉजिक पे नहीं होना चाहिए। जो बिजनेस की आपकी लॉजिक बन रही है, फंक्शनैलिटी बन रही है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट बन रही है, फंक्शनैलिटी बन रही है, जो यूज़र की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उनमें वो 0.1% भी बग नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये सारे प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे। आपने क्या करना है, इनकी हेडलाइन याद करनी है और आपने ये 1 लाइन डेफिनेशन याद कर लेंगे तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके प्रिंसिपल आप 2-3 दफ़ा जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इनके कुछ नेम भी अजीब से हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको होगी इनकी बुकिश डेफिनेशन के साथ भी, और ये जो 1 लाइन डेफिनेशन भी लिखी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।